दोस्तों, साथियों नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। द पाठशाला ऑनलाइन के शब्दसाक्षी कार्यक्रम में आज हम आपके साथ फिर जुड़े हैं एक नए विषय पर बात करने के लिए, और वह विषय है शिक्षक दिवस के रूप में। भारत के दूसरे जो राष्ट्रपति हुए श्री राजेंद्र प्रसाद जी के बाद श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो खुद भी एक शिक्षक थे, जब वो राष्ट्रपति थे तो बहुत लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आपका जन्मदिवस मनाया जाए, तो उन्होंने उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निवेदन किया, और तब से लगातार शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्मदिवस को मनाया जाता है। और उनके जन्मदिवस को केवल सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में ही याद नहीं किया जाता, उसके अलावा जो भी महान शिक्षक हैं जो समाज के लिए जिन्होंने काम किया, उन सबको हम याद करते हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे शिक्षक दिवस के रूप में। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपदेश वर्मा जी, और डॉक्टर उपदेश वर्मा जी राजकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। आप एक संगठन भी चलाते हैं, नीव संगठन, जिसका नाम है जो जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, खासतौर से जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव देहात के बच्चे हैं, उनके लिए जो आप कार्य करते हैं, एक तो उसके बारे में आप बताइए संक्षेप में। जी, नीव का मतलब होता है, फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन एनरिचमेंट इन विलेजेस, कि हम जो विलेज में, गांव में जो बच्चे किसी भी तरह से के उनके पास पैसे नहीं है, माँ बाप के पास, या माँ बाप में से कोई नहीं है, या उनको उस शिक्षा का बिल्कुल आभास ही नहीं है कि इससे अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं, तो उन लोगों के बीच जाके हम लोग उन्हें बताते हैं कि भाई शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अपने समाज का, अपने घर का, अपने राष्ट्र का भला कर सकते हैं। तो ये हमने 2018 में शुरू करा था ये मुहिम, और हम लोगों ने मेरठ से ही शुरू करा था। तो मेरठ के प्रतापपुर के आसपास के अपने करीब 6-7 गाँव में हम लोग जाते थे वहाँ पे, और लोगों के घरों में बैठ के पहले पता करते थे कि भाई कौन से घर हैं जो अपने बच्चों को भेजते ही नहीं है। फिर वहाँ पे जाते थे, उन्हें मोटिवेट करते थे कि भाई नहीं, आपको भेजना है, आपके पास पैसे भी नहीं है तो उसकी चिंता ना करें, आपको बस शिक्षित करना है अपने बच्चों को। तो फिर वहीं पे किसी का घर होता था तो उसे हम लोग ले लेते थे उनसे कि भाई शाम को हम 2 घंटे यहाँ पे अपनी कक्षाएं, निःशुल्क कक्षाएं जो हमारी होती है नीव की, वो चलाएंगे, और सारे बच्चों को सेंटर प्लेस पे बुला के फिर उनको शिक्षित करा जाता था। तो ये काम हम लोग 2018 से कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि इसकी आपने शुरुआत करी गांव देहात के बच्चों के लिए, तो जब आप मलिन बस्ती में गए, गांव देहात में गए, तो वहाँ एक समस्या आई, जागरूकता तो आपने किया ही, जगह की जहाँ उनको इकट्ठा किया जा सके, फिर किस समय उनको पढ़ाया जा सके, क्योंकि आप खुद जॉब में है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं और कौन कौन लोग आपके साथ जुड़े? तो बेसिकली हम कहीं भी किसी गांव में जाते हैं तो पहले वहाँ के प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात कर लेते हैं एक बार, कि भाई आपके गांव की भलाई है कि आपके गांव के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो जो चोरी चकारी है या अच्छी जॉब नहीं मिल पाना है, बेरोजगारी है, वो सब चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो वो हम बात करते हैं, फिर वो बताते हैं कि भाई कौन कौन से घर हैं ऐसे जिनके बच्चे पढ़ने नहीं जाते। तो हम उनके घर जाके उनके बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनके परिवार वालों को बताते हैं कि भाई आप लोग इस स्कूल में अगर नहीं एडमिशन करा पा रहे हैं या किसी भी वजह से नहीं करा पा रहे हैं तो हमारे पास भेजिए, हम इस एक नियत स्थान पे जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो प्रबुद्ध वर्ग है वहाँ पर, उसका कोई घेर है, तो घेर को हम लोग शाम के लिए 2 घंटे के लिए ले लेते हैं कि भाई शाम को हम 2 घंटे यहाँ पे आपको क्लासेस चलाएंगे, और उसमें फिर हम हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, बेसिक चीजें उन्हें पढ़ाते हैं जिससे कि वो उस स्तर तक पहुंच पाए, जिससे कि उनका एक अच्छी तरह एडमिशन हो जाए। फिर उनका एडमिशन भी हम लोग करा देते हैं। तो सब सारी चीजें वॉलेंटियर बेसिस पे हैं हमारी। जी, इस दौरान जब आप पढ़ाते हैं तो कुछ कुछ उनकी रिक्वायरमेंट होती है, पुस्तक से संबंधित है, कुछ बच्चे इतने भी गरीब होते हैं कि प्रॉपर उनके पास कपड़े नहीं होते हैं, हाँ जी। तो वो भी व्यवस्था आप करते हैं। तो इस सब में कैसे मैनेज हो पाता है, या किस माध्यम से आप ये सब चीजें चलाते हैं? ये सारा वॉलेंटियर बेसिस पे हमारे साथ हमारे अध्यक्ष जी हैं, एडवोकेट हरिदत्त वर्मा जी हैं, प्रोफेसर वीरपाल जी हैं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं,
हमारे आईआईटी के कुछ साथी हैं वो भी इसमें सहयोग करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो शिक्षाविद हैं और इंडस्ट्री वाले हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है कि मान लिया हमें 30 बच्चों की फीस जमा करनी है, तो हम क्या करते हैं कि फेसबुक पोस्ट डाल देते हैं या फिर व्हाट्सएप से पोस्ट डाल देते हैं कि भाई ये बच्चे हैं, इनकी इतनी इतनी फीस है और ये फीस चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कोई हमें अपने उधर से ही पैसे भेज देता है कि भाई इनको इतने बच्चों को हमने गोद ले लिया है तो आपकी इनकी फीस हम लोग दे देंगे। उनका ट्यूशन फीस है, उनका जूते हैं, ड्रेस है, किताबों का है। तो ये सब वॉलंटरी बेसिस पे ही हम लोग अपना पॉकेट मनी से ही खर्चा चलाते थे अपना। जी, अभी आपने जब शुरुआत की इसकी और अब वर्तमान में आपने जैसे बताया 2018 से आपने इसकी शुरुआत की और अब कई जिलों में आप इसको चला रहे हैं, जी। मेरठ के आसपास के जी। जिलों में चला रहे हैं, तो वहाँ भी वॉलंटियर आपने जी। नियुक्त किए हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को आप मैनेज कैसे करते हैं? उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोगों ने जैसे कि कुछ जहाँ पे हमें जैसे प्रतापपुर में चलाना है, तो प्रतापपुर में ही हम कोई वॉलंटियर ढूंढते हैं जो हमारे साथ काम कर सके। तो उस वॉलंटियर के या तो घर पे या उसका कोई किसी स्कूल से लिंक है या उसी गांव में रह रहा है, तो उसे बोलते हैं कि भाई अपने स्कूल में शाम को आप कक्षाएं चलाइए। और वहाँ पे फिर उनसे ही कह देते हैं, जो हमारे जनरली लड़कियां होती हैं जो हमारी ग्रेजुएशन कर रही होती हैं, ग्रेजुएशन पास आउट करके उन्हें भी क्या होता है कि कुछ चीजें लिंक्ड करनी होती हैं कि भाई वो भी एजुकेशन में जाना चाहती हैं। तो हम उनसे ही कहते हैं, उन्हें कुछ स्कॉलरशिप टाइप की हम लोग दे देते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं, ज्यादा नहीं देते, जिससे कि उनका भी पॉकेट मनी चलती रहे। तो और वो वहाँ पे जो हमारी शाम की कक्षा है उसमें वो लोग ही पढ़ाते हैं। बेसिकली लड़कियों को ही हम एज ए वॉलंटियर रखते हैं पढ़ाने के लिए। जी। तो वो सारा मैनेजमेंट हो जाता है। बाकी हम लोग हैं, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो सैटरडे संडे हम लोग जाके वो चीज देख लेते हैं। और जैसे भी कोई प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे होली है, दिवाली है या महापुरुषों के जन्मदिन है, तो हम छोटा सा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं जिसमें कल्चरल भी होता है और भी चीजें होती हैं। तो फिर वो हम किसी गेस्ट को भी बाहर से बुलाते हैं तो बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है। इसमें जब आपने जैसे मैंने अभी पूछा कि कितनी जगह पर आप ये चला पाए और आपका आगे जो विजन है वो जी। क्या है? तो बेसिकली हमारी जो कक्षाएं हैं वो मेरठ में है, मेरठ के प्रतापपुर में चलती हैं, यहाँ पे लाल कुर्ती पे स्लम एरिया है वहाँ पे चलती हैं, शामली में हमारी कक्षाएं चलती हैं, हापुड़ में है, गाजियाबाद में है। तो ऐसी विभिन्न जगह पे, और कुछ प्रोग्राम हमारे ऑनलाइन भी होते हैं और वो मंथली बेसिस पे और वॉलंटियर बेसिस पे वो जैसे हैदराबाद में भी चलता है हमारा। कुछ हमारे कोलैबोरेशंस कर रखे हैं, जैसे एमपी में हमारा है और हिंदू कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, एक एनयूएस है गुड़गांव में है। तो यहाँ पे भी हमारे जो वॉलंटियर बेस है, बच्चों में हम जागरूकता फैलाते हैं कि भाई ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़ोगे तो उन्हें एनएसएस के आवर्स भी मिल जाएंगे, उन्हें सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये सारे काम छोटे छोटे तरीके से हम लोग हर जगह कर रहे हैं। जी, आज चूंकि हम शिक्षक दिवस पर बात कर रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस उस रूप में मनाया जाता है। आप भी एक शिक्षक के रूप में आपको जो लगा कि एक महत्वपूर्ण कार्य शिक्षक के लिए शिक्षा देना ही है, आप उसमें एक सार्थक रूप से जो है प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो आपको नींव के निर्माण की जब बात आपके मन में आई तो ये कैसे आई और किन किन लोगों के जुड़ने से ये तैयार हो पाया? तो इसकी कहानी भी रोचक है कि मैं आईआईटी दिल्ली से मैंने पीएचडी करा है, उसके बाद में पोस्ट डॉक करने अमेरिका चला गया था। तो फिर वापस आके फिर जॉब ज्वाइन करी और फिर कुछ आईटी एलुमनाई एसोसिएशन है हमारी दिल्ली में, तो उसमें भी मैंने वॉलंटियर शुरू करा। तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन एक्टिविटीज भी होती थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई कुछ चीज़ें हमें गांव देहात इनके लिए भी करनी चाहिए। तो जब भी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि भाई ये सब चीज़ें हम सब लोग क्या है शहर में तो करते ही हैं कि भाई शहर में लाइमलाइट भी मिल जाती है, बट गांव में नहीं जाते क्योंकि गांव में तो ना पत्रकार पहुंचेंगे ना टीवी वाले पहुंचेंगे। तो हम लोगों ने यही सोचा कि भाई हम लोगों को गांव में ही करना चाहिए। तो इसीलिए इसका नाम भी हम लोगों ने NEEV जो है नेशनल एजुकेशन एनरिचमेंट इन विलेजेस रखा है, कि गांव के ही बच्चों को हमें एनरिच करना है। भाई पढ़ रहे हैं लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ पा रहे हैं कि जिसे प्रॉपर नॉलेज मिल सके उन्हें, तो हमें उन्हें एनरिच करना है। तो ये अपने आईआईटी के एलुमनाई के साथ बातचीत करके तो वो सभी लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। तो आपने जैसे कहा कि गांव पे आपने विशेष फोकस किया, लेकिन चला आप जो शहर की जो स्लम बस्तियां वहां भी ये आप कार्यक्रम चला रहे हैं? हाँ, ये है कि भाई गांव में तो हम चला ही रहे हैं, साथ के साथ हमें अगर ट्राइबल एरियाज में भी हैं
है ना, तो वहाँ पे भी हम लोग, और कोई मलिन बस्ती है वहाँ पे भी हम लोग जाते हैं, और वहाँ पे भी अगर हमें कोई वॉलेंटियर अपना मिल जाता है कि भाई हाँ वो उस चीज का टेक केयर कर सके, तो हम वहाँ पे भी इसे चलाते हैं। जी, जैसे चर्चा हुई अभी पहले, तो आपने बताया कि आप इसको 2 फेज़ में चलाते हैं, जो मैं समझ पाया हूँ। एक तो ये है कि आप जागरूकता पैदा करते हैं, उनको जागरूकता पैदा करने के बाद बच्चे आपके पास आते हैं, उन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, और दूसरा जो बच्चे किन्हीं कारणवश जो शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, उनको एक तरह का इवनिंग क्लासेज आप देते हैं, जिससे वो उन बाकी बच्चों के साथ जा सकें। इसमें फिर आप उन बच्चों के एडमिशन या तो हैं, और जिनके नहीं है उनके आप एडमिशन भी कराते हैं। तो जी। इस सब प्रक्रिया को जब आप करते हैं, तो बाकी जो समाज के लोग हैं जहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं, उनका कितना सहयोग मिलता है? समाज के लोग का सहयोग काफी मिलता है, क्योंकि सामाजिक चीजें हैं और विदाउट समाज के सहयोग से ये पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन उनसे जब बात करते हैं तो उन्हें जब तक हम कॉन्फिडेंस में नहीं लेते या उन्हें बताते नहीं कि भाई ये रियल सिचुएशन है, अगर आप इसमें सहयोग नहीं करोगे तो ये नहीं चल पाएंगी चीजें, तो लोग बाग आते हैं। ठीक है, परेशानियां होती हैं, हर चीज में परेशानी होती है, बट चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाती हैं और समाज के लोग जुड़ते हैं इससे। जी, जैसा आपने कहा कि संगठन में कई बहुत लोग महत्वपूर्ण जुड़े हुए हैं, जो पुराने अधिवक्ता हैं मेरठ के, वो जुड़े हुए हैं। आप खुद अमेरिका से पढ़े हैं और यहाँ भी आईआईटी से पढ़े हैं। भारत में आईआईटी से पढ़ना बड़ी उपलब्धि है। प्रोफेसर बीरपाल जी का नाम आपने लिया, वो वर्तमान समय में जो है भौतिक विज्ञान के बड़े प्रोफेसर हैं। अमेरिका में वो भी कुछ समय रह के अलग अलग देशों में उन्होंने अध्ययन किया। तो जब आप विदेशों में गए, तो क्या वहाँ ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि आपके मन में वहां से प्रेरणा मिली कि हमें पढ़ाई में अपने बच्चों को जो पिछड़ गए गांव देहात के, उनको आगे लाना चाहिए? क्योंकि आप भी गांव से संबंधित हैं, और प्रोफेसर बीरपाल जी भी, अन्य लोग जो आपने नाम लिए, तो क्या इसलिए भी गांव आपका फोकस में था कि आप सब लोग गांव से जुड़े हुए हैं? हाँ, ये भी रहा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास जो बच्चे गांव में होते हैं उन्हें एक तो क्या करंट नॉलेज नहीं मिल पाती, ना टेक्निकल चीजें नहीं मिल पाती। तो जो हमारे जब मैं विदेश में भी गया था तो वहां पे देखा था कि कम्युनिटी जिस जगह पे आप रह रहे हो उसी के स्कूल में आपको भेजना है, चाहे आप कोई भी बड़े अधिकारी हो, कोई प्रोफेसर हो, चाहे सीनेट मेंबर हो, आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो उसके आसपास के स्कूल में ही आपको बच्चे को आपको भेजना पड़ेगा अप टू 12th क्लास। उसके बाद तो कहीं भी बच्चा जा सकता है। तो वहां पे मुझे अच्छा लगा कि भाई अपने वो क्या करते हैं, इस वजह से अपने जो पड़ोस का स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे जाते हैं वो प्रॉपर अच्छी तरह से उसकी टेक केयर करके रखते हैं कि वहाँ पे टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है। तो मुझे भी लगा कि भाई हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि जहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, गांव के बच्चे हैं तो गांव के स्कूल में ही जाएंगे, ऐसा तो नहीं है 4 किलोमीटर पैदल पैदल चल के जाएंगे जी। तो उस कॉलेज को या उस स्कूल को या उनके बच्चों को ही क्यों ना हम स्ट्रेंथन कर सकें। तो ये चीजें वहां से आई और करंट नॉलेज हम उन्हें प्रोवाइड कर सकेंगे। भाई अभी एआई चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो अगर हम उन्हें बताते भी ना तो उनके दिमाग में बैठता है कि अच्छा ये भी चीजें होती हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं। जी, आपने कहा कि जिस जिस गांव में आप जाते हैं, अगर वहां पहले से कोई स्कूल चल रहा होता है, तो वहां आप इवनिंग क्लासेस चलाते हैं, और उनकी जो उसका मैनेजमेंट है, जो संबंधित लोग हैं, उनका भी सहयोग आपको मिलता है। तो इसमें जैसे जिस गांव में स्कूल नहीं है, वहां इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो जब आप सब लोग मिलके इसको मुहिम को चला रहे होते हैं, तो वर्तमान में जब 8 साल से ज्यादा आपको हो गए, तो आपको कितनी सफलता इसमें मिली है? इसमें सहयोग भी मिलता है, सफलता भी मिलती है, और लोगों को मोटिवेट जो होते हैं वो होते हैं कि भाई हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो जैसे कि हमने बताया कि हम जो उन्हें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स है, ये 3 चीजें हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से पढ़ा देते हैं जिससे कि बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो उसे ललक लगती है कि भाई अब मैं पढ़ सकता हूँ, तो वो फिर हायर चीजों में जाना है। जैसे कि पहले गांव का जो ड्रॉप आउट रेट है बहुत ज्यादा होता था, तो अब धीरे धीरे जब से और भी बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो प्रॉपरली धीरे धीरे वो सुधर रहा है। पहले मान लीजिए 10 बच्चे नहीं पढ़ते थे गांव के, अब क्या है कि वो ड्रॉप आउट हो गए, मतलब 5 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या 2 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब काफी कम हो गया है। जी, फिर भी जैसा आपने कहा कि बच्चा छोटा है या आसपास का वहाँ है, वो 4 किलोमीटर नहीं जाएगा। अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्राइमरी स्कूल है, वो जो 50 से संख्या कम है, वो बंद कर दिए हैं। तो वहाँ ये संकट तो अपने आप आ गया है कि वो बच्चे वहाँ इतनी दूर नहीं जा पाएंगे। तो इसमें क्या आपको लगता है कि कुछ बच्चे फिर शिक्षा से वंचित हो जाएंगे? इसमें
मतलब क्योंकि बच्चा को ज्यादा दूर भेजने में पेरेंट्स भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि बच्चा दूर जाएगा तो जा पाएगा नहीं जा पाएगा। तो अच्छी बात तो यही होगी कि अगर वो, क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास ऑलरेडी, और अगर वो किसी संस्था को वो चीज दे दें भाई पढ़ाने के लिए, जैसे नीव ही संस्था है, कि अगर जहाँ से वो बंद कर रहे हैं एटलीस्ट वहाँ पे शाम को कक्षाएं लग जाएं, उस विलेज में ही लग जाएं, तो वो बेटर ऑप्शन हो सकता है। हाँ, किसी भी एग्जिस्टिंग चीजों को बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इसे अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से सोचा जा सकता है। अब जैसे जैसे चीजें तकनीकी रूप से बढ़ी हैं, हम गांव देहात के बच्चों की बात करें तो उन्हें वो आधुनिक शिक्षा उस रूप में नहीं मिल पा रही है जितनी होनी चाहिए। हम्म। तो वो गांव देहात का बच्चा शहर के बच्चे के मुकाबले पिछड़ जाता है। एक तो बात ये हुई। दूसरा ये हुआ कि हम कैसे शिक्षा का जो उजाला है वो हम दूर दूर तक फैलाएं, जब दूसरी ओर इसे जो है उद्योग का रूप भी धीरे धीरे दिया जा रहा है। तो सरकार कितना प्रयास कर रही है और जो नए जो उद्योगपति उसमें निवेश कर रहे हैं एजुकेशन में, उससे क्या समाज में दूरियां नहीं बढ़ेंगी? हाँ, ये तो है कि भाई जिसके पास पैसा है वो अच्छी एजुकेशन लेता है, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो उसे उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिल पाती। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अमेरिका में चाहे आप उद्योगपति हो कितने बड़े, चाहे राष्ट्रपति हो, अगर उस सोसाइटी में रह रहे हो तो उसी सोसाइटी के स्कूल में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अगर यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी अप्लाई करें कि भाई जिस जगह आप रह रहे हो उसके आसपास का जो स्कूल कॉलेज है आपको उसी में पढ़ना है, चाहे आप कितने ही बड़े अधिकारी हो, तो वो संस्थान हमेशा ही सही रहेगा। और ये सही बात है कि जब से ही प्राइवेट मतलब एजुकेशन में कुछ उद्योगपति आए हैं, कुछ चीजें अच्छी हुई हैं, नो डाउट, क्योंकि हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं, कुछ चीज अच्छी हुई हैं। बट क्या होता है कि कुछ जगह पे टीचर्स को प्रॉपर सैलरी नहीं देते हैं, तो उसमें उनका जो डिवोशन है वो भी कम रहता है, और इस वजह से शिक्षक की जो पहले गरिमा थी वो भी थोड़ी सी कम हुई है ये प्राइवेटाइजेशन के आने से। और एजुकेशन का भी कुछ जगह पे तो खराब सिचुएशन हुई है जहाँ पे खाली डिग्री है या खाली चीजें ही दी जाती है। जी। आपने वही प्राइवेटाइजेशन की हमने बात की, तो अभी जहाँ हम बात कर रहे हैं मेरठ के पास ही एक विश्वविद्यालय में वो फर्जी डिग्री को लेकर के पकड़ा गया, धांधली पकड़ी गई। तो ये जब हम शिक्षक दिवस की बात करते हैं, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो समाज के लिए ये शर्मसार वाली घटना तो है ही है कि डिग्रियां बढ़ रही हैं, मेहनत करने वाले बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, और जिसके पास पैसा होगा वही पढ़ पाएगा। तो समाज में फिर वो खाई जो है दूर हो जाएगी। जब हमें देखते हैं पूर्व की सरकारों को तो एक अभियान चला के स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो, और अब ये हो रहा है कि स्कूल बंद करो अभियान। तो ये समाज में कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि एक विशेष जो आय वाला व्यक्ति है वही पढ़ पाएगा। तो आपकी जो मुहिम है, क्या ये उसका हिस्सा है कि जो छूट रहे हैं हम, जितना भी हमारा प्रयास हो सकता है शिक्षक के रूप में, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं? ये सही बात है कि हर चीज एक तो क्या है गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, तो समाज को भी उसमें योगदान देना पड़ेगा। कि जैसे कि हमें स्वतंत्रता मिली तो वो समाज से मिली, किसी एक बंदे की वजह से नहीं मिली, वो सारे सारे एक साथ इकट्ठे हुए तो हमें स्वतंत्रता जो है मिल गई। ऐसे ही ये है कि एजुकेशन जो है, हम जैसे शिक्षाविदों का भी एक प्रयास होना चाहिए कि भाई हम एजुकेट हो गए हैं तो हमें चाहिए कि अब हम उन लोगों तक शिक्षा की अलग जगह शिक्षा का को पहल करें कि भाई जिनके पास एजुकेशन नहीं है उन्हें बताएं कि भाई विदाउट एजुकेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको अगर मान लें किसी को आप पैसा भी दे दो, लाखों रुपए दे दो, लेकिन वो क्या है थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को एजुकेशन आप दे दो तो वो एजुकेशन से वो कुछ भी कर सकता है। तो ये हमारा जो संस्था है, नींव है, वो इसी में एक सहायक की भूमिका निभा रही है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, जो छूट गए हैं, उन्हें भी हम मुख्य धारा में ला सकें, जिससे कि हमारा देश है, समाज है, उसकी तरक्की हो सके। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे अगर हम बात करें, ये एक अलग मुद्दा है कि सरकारी संस्थाएं और प्राइवेट संस्थाएं, निजीकरण और वो सब चीजें एक अलग विषय है। लेकिन वर्तमान जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग है, एआई का युग है। इसमें जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं या जिन बच्चों तक आपकी पहुंच है, जो छूट जा रहे हैं, शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, उनको तकनीकी ज्ञान की भी आवश्यकता है, न केवल जो
पुराना चला आ रहा गेम, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? उसके लिए क्या कोई विशेष आयोजन होता है? हाँ, सही आपने वो क्वेश्चन पूछा। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जैसे एलुमनाई है या जिससे भी हमारे शिक्षाविदों से लिंक्ड है, तो उन्हें हम बुलाते हैं अपने जहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। जैसे कि कुछ साल पहले भी हम लोगों ने एक वर्कशॉप का आयोजन करा था, जिसमें हमने चंडीगढ़ में एक हमारे साथी हैं आदित्य जी, उनकी पूरी टीम काम करती है लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट्स पे। तो वो क्या करते हैं कि बच्चों को इन चीज़ों से जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे रोबोट्स कैसे काम करते हैं, तो उन्होंने क्या करा कि जो हमारा ब्रश है, अनयूज्ड ब्रश हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उन्हें काट के उस पे सेल लगा दिया, है ना, और उसमें थोड़ा सा वाइब्रेशंस करा दिया। तो अब बच्चों से कहा कि भाई ये हम ना रोबोट बन गए, अब हम क्या करो, आप इसे इसकी रेस कराओ, तो जैसे ही ऑन करेंगे तो वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन से क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा ब्रश, तो ऐसा लगता है कि भाई वो चल रहा है, तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही एक विज्ञान होता है कि भाई आप जैसे सब बच्चे ने बचपन में हर किसी ने करा हुआ कि साबुन का घोल बना के उसे गुब्बारे उड़ाते हैं। अब लेकिन गुब्बारे तो उड़ते हैं और कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, उसकी लेयर पे शाइनिंग भी होती है, तो वो किस वजह से आती है ना। तो वो उनको जब उसका विज्ञान बताया जाता है तो बड़े बच्चे बड़े खुश होते हैं कि अच्छा ये ऐसे हम कर सकते हैं। तो और बाकी जैसे आज का युग है, एआई है, डिजिटल है, इस चीज का युग है। अब एआई से क्या होता है कि वीडियोस बनाते हैं आजकल, तो एआई से ऐसी ऐसी चीजें बना सकते हैं कि भाई घर पे बैठे आप जो है देश दुनिया की सैर कर सकते हैं। और फ्यूचर में आने भी वाला है कि भाई आपको एआर वीआर है, और ऑडियो विजुअल जो आते हैं कि आप अपना घर पे बैठिए और एक छोटा सा एक मास्क टाइप का डेवलप कर दिया है, वो लगाइए और आप ऐसा फील करेंगे कि आप जो है स्पेस में अगर फील करना चाहते हैं तो स्पेस में उड़ रहे हैं, आप अमेरिका में होना चाहते हैं तो अमेरिका में हो रहे हैं। जैसे आज सर आपने देखा भी होगा कि टीवी पे है और कुछ न्यूज चैनल्स पे एंकर्स भी एआई के द्वारा डेवलप करे गए हैं। जी। तो ये सब चीजें अब हम क्या करें कि इन बच्चों के उपयोगी कैसे हो सकते हैं, तो हम उन बच्चों को बताते हैं कि भाई ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये क्या चीज होती है, ठीक है, ये कैसे काम करती है। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन क्या होता है उनमें, छोटे बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है कि अच्छा ये जैसे पहले हम लोग रामायण महाभारत देखते थे तो उसमें क्या होता था कि तीर आते थे और जब वो टकराते थे फिर एक गायब हो जाता था, तो बड़ा अच्छा लगता था हमें, तो हम पूछते थे भाई ये कैसे होता है। तो अब तो ये साक्षात अपने आप बच्चे कर लेते हैं चीजें। तो ये जो डिजिटल युग है बड़ा इम्पोर्टेंट है, और भारत तो ऐसा देश है जहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा ही बूम है और पूरे संसार को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर ये ढंग से चलता है और सरकार और बाकी चीजें भी पॉजिटिव, जो समाज है पॉजिटिव योगदान देता है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में भारत जो है अपना आईटी और डिजिटल का एक हब बन जाए, और एक जो सुपर पावर हम मान के चल रहे हैं कि हम एक सुपर पावर बनने जा रहे हैं, वो ज्ञान की वजह से ही बन पाएंगे। तो उसमें बड़ा योगदान है इसका। जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम सुनते थे अपने माता पिता से कि एक दौर ऐसा था शिक्षा के लिए कि लोग शिक्षा के लिए दान देना माने मंदिर में दान देना, यानी पुण्य का काम समझते थे। धीरे धीरे फिर वो चीजें बदली, वो उसका व्यवसायीकरण हो गया, फिर सरकार ने उसमें सहयोग किया। लेकिन जैसे आपने संगठन चलाया और आपने कहा कि आईआईटी से और जो जो लोग अलग अलग जगह जुड़े हुए जो अलुमनीज हैं वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं कि शिक्षा से जो वंचित है उनकी हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। जैसा आपने पूर्व में कहा कि अब हमें शिक्षा मिल गई है, लेकिन इससे अलग एक ये भी प्रश्न है उठता है कि जो आपके साथ के अन्य साथी लोग होंगे वो आपसे अच्छी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होंगे, और आपसे कई बार प्रश्न भी होता होगा कि आप जो समय थोड़ा बहुत मिलता है उसे आप वहां जाया कर देते हैं, तो आपको कितना सुकून मिलता है इस चीज को करने के बाद एक शिक्षक के रूप में? उन शिक्षकों को आप कैसे जो है मोटिवेट करेंगे कि वो भी जुड़े और कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे? सही है। उसमें क्या होता है कि हर किसी को एक फीलिंग होती है अपने अंदर के वो कुछ काम करे, बट कभी होता है कि उसे समय नहीं मिल पाता, जॉब की रेस्ट्रिक्शंस ऐसी होती हैं कि भाई सुबह 9 बजे से 6 बजे तक है, फिर उसके बाद घर के पे आना है तो और भी घर के काम होते हैं, तो कभी समय भी नहीं मिल पाता है। कभी होता है कि परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि वो खुद वॉलेंटियर एक्टिविटीज कर पाए। तो क्या होता है कि हम
जैसे कुछ प्रोग्राम करा हम लोगों ने, उसकी वीडियो शेयर करी या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया है उस पे शेयर करी, तो वो मोटिवेट होता है, इवन कॉल भी करते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम इससे जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं? तो फिर हमें बताते हैं भाई आप कैसे भी इससे जुड़ सकते हो, कि भाई आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो, चीजें वॉलेंटियर अपने आप भी कर सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो आप डोनेशन भी कर सकते हो। तो लोगों के अंदर है, बट क्या होता है कि आजकल समाज में बहुत सारे ऐसे फ्रॉड संगठन भी हैं जिनकी वजह से लोगों का विश्वास उठ जाता है। तो वो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा संगठन है या संस्था है जो रियलिटी में ये काम कर रही है, तो फिर जब उन्हें मिल जाती है तो उसके साथ वो जुड़ता है। जैसे मेरे साथ भी मतलब ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे हमारे एलुमनाई, इवन विदेशों में भी जो हमारे भारतीय गए हुए हैं, वो भी पूछते रहते हैं कि अच्छा सर अब ये बताइए कि हमें जो बच्चे जिनकी फीस देनी थी वो कब देनी है। तो मतलब उनके अंदर एक उत्सुकता रहती है हमेशा कि कुछ ना कुछ ऐसा काम करें हम अपने भारतीयों के लिए, समाज के लिए कुछ, हाँ, जागरूकता है। बट यही है कि वो सही होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। जी, आप जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, आप प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप हाई क्लास के बच्चों को, ऊंची क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, एमएससी और पीएचडी उन सब में। आपने प्रोफेसर बीरपाल जी का नाम लिया, वो भी उन्हीं तरह के बच्चों को पढ़ाते हैं। उन बच्चों को पढ़ाने में, और जब आप अपने यहाँ कभी क्लास लेते हैं सप्ताह में या जब जब आपको समय मिलता है, तो कितना अंतर पाते हैं और कैसे बैलेंस करते हैं उस क्लास को और इस क्लास को? ये बिल्कुल प्राइमरी स्टेज है, वो अपर स्टेज है? बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो हायर क्लास के बच्चे होते हैं, जो मास्टर्स हैं, पीएचडी वाले बच्चे हैं, तो उन्हें जागरूकता होती है ऑलरेडी कि भाई हमें क्या करना है, और अगर हम पढ़ेंगे नहीं या कुछ काम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन बच्चों को हमें बताना पड़ता है कि ये सब चीजें हैं, आपकी फाउंडेशन जो नींव है जब ये मजबूत होगी खाली शिक्षा से ही। तो शिक्षा को ही अपना एक अस्त्र शस्त्र जो भी है वो आपको शिक्षा को ही बनाना है, और शिक्षा से ही फिर हम उन्हें बच्चों की मतलब अलग अलग स्टोरीज भी बताते हैं। जैसे अब्दुल कलाम की स्टोरी कितनी मोटिवेटिंग है कि भाई वो रामेश्वरम एक छोटी सी जगह, उसके एक छोटे से गांव से निकल के देश के राष्ट्रपति तक का सफर तय करा। इवन मतलब हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी सब लोग, हम क्या एक गरीब परिवार से या एक गांव से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं, तो फिर वहां से जाके कहाँ तक पहुंच गए हैं हम लोग। तो ये छोटी छोटी मोटिवेटिंग स्टोरी जब हम बताते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं और खुद पूछते हैं कि अच्छा, जैसे हम लोग कभी बच्चों से पूछ रहे थे कि अच्छा कौन कौन क्या क्या बनना चाहेगा, तो वो बच्चे खाली वहां तक बता पाते हैं कि जो उन्होंने सुना होता है कि भाई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है। तो आजकल तो इतनी सारी चीज आ गई, जैसे आपने खुद ही पूछा था कि एआई है, डिजिटल है, ये सब चीजें हैं। तो जब हम उन बच्चों को बताते हैं तो उनके चेंज होता है माइंड में कि अच्छा ये भी चीजें हैं तो हम ये भी काम कर सकते हैं। तो बच्चों में मोटिवेशन ही डेवलप करना, कॉन्फिडेंस डेवलप करना, तो ये शिक्षा से ही आ सकता है, जो कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए। यानी कि आप जो हमारे जो रियल हीरोज हैं उनकी हम बात करें, तो उनकी आप कहानियां बताते हैं, उन कहानियों से उनको प्रेरणा मिलती है, और नया क्या आ रहा है वो भी बच्चों को बताते हैं, तो उनके मन में जिज्ञासा बनती है। यानी कि आप अलग अलग माध्यम से उन बच्चों को किसी भी रूप में प्रेरित करना चाहते हैं और वो शिक्षा से जुड़े, ये आपका प्रयास है। डॉक्टर साहब, आपका ये प्रयास सराहनीय है, और इसमें जो जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका भी एक विशेष सहयोग रहता है आपके साथ में। अब जब हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात कर रहे हैं, उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो आप एक शिक्षक के रूप में उन आदर्शों को, जो एक मूल शिक्षक या कहें एक आदर्श शिक्षक में होने चाहिए, वो क्या क्या होंगे? क्या आप हमारे दर्शकों को इसमें एक संदेश देना चाहेंगे? शिक्षक का मतलब ही ये होता है कि वो ज्ञान को प्रदान करे, अपने पास जो भी है वो प्रदान करे, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। तो शिक्षक का मेन कर्तव्य यही है कि भाई वो एक तो डिसिप्लिन में हो, क्योंकि जब बच्चे आते हैं, किसी क्लास में आएंगे या कॉलेज में आएंगे या यूनिवर्सिटी में आते हैं, तो वो सबसे ज्यादा प्रभावित अपने शिक्षक से होते हैं कि उसका रहन सहन कैसा है, उसके ड्रेसिंग सेंस कैसी है, वो कैसे बोलता है। तो ये सब चीज जो है शिक्षक के प्रभावित करते हैं। तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, हमें नई नई जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें अपडेट करके रखना है। हमें क्या करना है कि जो चीजें हम बच्चों को कहीं से भी दे पाए, तो अब जैसे टेक्नोलॉजी युग है, यहाँ पे यूट्यूब है, बाकी चीजें हैं, उसमें सब ज्ञान है, बट उस ज्ञान में से कौन सा ज्ञान उनके लिए उपयोगी है। अब सागर में से कौन सी जगह
पे हमें जाना है वो तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो शिक्षक की भूमिका यही होती है कि इतने सारे ज्ञान का सागर है, उसमें से हम कौन सी चीज बच्चों को प्रोवाइड करें जिससे कि उनकी जो ज्ञान है वो अच्छी एक डायरेक्शन में बढ़ सके। तो यही चीज है कि एक तो इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, समय का पालन करने वाला होना चाहिए। तो यही चीज है, फिर वो अपने बच्चों में इनकलकेट कर पाएगा। जब हम बात करते हैं शिक्षा के दो प्रारूप की, दो प्रारूप से मेरा अभिप्राय ये हुआ, एक सरकार के द्वारा संचालित जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्कूल हैं, एक जो प्राइवेट माध्यमों से चलाए हुए स्कूल है, वहाँ शिक्षक को इतना कम वेतन मिलता है, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं होती है। तो जब वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करें या अपने महान शिक्षकों को याद करें, तो इस की जो ये असमंजस वाली स्थिति उसके मन में रहती होगी। तो चूंकि आप अलग अलग फॉर्मेट में आपने काम किया है, तो कहीं जब आप जिस जिस स्कूल में, संस्थाओं में जाते हैं, तो इस तरह के शिक्षकों से भी आपका संपर्क होता होगा। तो तब आपको क्या लगता है कि सरकार को शिक्षा के लिए कुछ ऐसे विशेष कदम उठाए जाने चाहिए? जैसे अभी हाई कोर्ट का भी एक निर्णय आया है कि जब हम गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु और गुरुर सबकी बात करते हैं, गुरु ही सब कुछ है, और हम उसे एक मिनिमम वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कितना दुर्भाग्य है। तो ये स्थिति भी बदलनी चाहिए। इस पर एक विशेष आपकी जो बात है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो ज्ञान की वजह से ही बन सकता है। ज्ञान से ही टेक्नोलॉजी आएगी, ज्ञान से ही अर्थ आएगा, ज्ञान से ही सब कुछ होता है। तो ज्ञान प्रोवाइड करता है कौन? शिक्षक प्रोवाइड करता है। तो शिक्षक घर में भी होता है, चाहे कहीं भी हो सकता है शिक्षक। तो शिक्षक का एक जो मिनिमम है वो तो सरकार को फिक्स ही करना चाहिए कि भाई इतना मिनिमम आपको उस शिक्षक को देना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर जाता है। लेकिन देखा गया है कि सरकार नियम तो बना लेती है बट वो फॉलो नहीं हो पाते हैं। तो हमें ऐसा भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी कि वो फॉलो चीजें हो। अपने भारत सरकार बड़े अच्छे नियम बनाती है, यूजीसी नियम बनाती है कि भाई मिनिमम इतना, असिस्टेंट प्रोफेसर का, एसोसिएट का इतना होना चाहिए। बट हमारे समाज की भी जिम्मेदारी ये है कि जो समाज में जो लोग स्कूल कॉलेज चलाते हैं कि भाई उन्हें ये होना चाहिए कि शिक्षक की महत्ता, जैसे कि आपने बताया कि श्लोक में कि भाई सबसे पहले गुरु को ही रखा गया है ब्रह्मा से भी पहले। तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा कि जब शिक्षक अपने काम में फोकस कर पाए। फोकस तभी कर पाएगा कि जब वो अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर पाए, जो उसे मिल रहा है उसमें वो ठीक ठाक से कर पाया। अब कुछ जैसे मैं पहले राजकीय महाविद्यालय में भी था, तो संविदा में लोग बाग काम करते थे, तो वो बड़ी कम सैलरी मिलती थी उन्हें, संविदा पे कम सैलरी। तो उस टाइम मैं देखता था कि भाई वो लोग हमेशा चिंता में रहते थे, तो जब चिंता होगी तो पढ़ा नहीं पाएंगे आप। तो ये सब चीजें दूर होने के लिए एक मिनिमम सरकार को करना चाहिए कि इससे मिनिमम कहीं नहीं देना चाहिए। इवन समाज में भी जो लोग कॉलेज ये संस्थाएं चलाते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट शिक्षक की गरिमा बनाए रखने के लिए उसे मिनिमम एक पैकेज देना चाहिए। जी, तो डॉक्टर साहब, आपने सभी जो शिक्षा के रूप में, एक शिक्षक के रूप में जो कार्य करने चाहिए, क्या क्या हो सकता है अपने एक व्यवसाय या नौकरी करते हुए आप कैसे जो शिक्षा से वंचित है समाज में, कैसे शिक्षक अपनी भूमिका निभा सकता है, ये आपने बहुत अच्छे से बताया। और आप अपने एक संगठन के माध्यम से वंचित बच्चों को, गरीब बच्चों को, गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य है और आपकी एक सराहनीय पहल है। तो चाहेंगे पूरे देश में आपका जो विजन है वो फैल जाए और आप उसमें अपना जैसे जैसे निरंतर प्रगति आप कर रहे हैं, एक दिन आप शिखर तक पहुंचे, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। शायद यही सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है। तो दोस्तों, साथियों, जो यहाँ प्रश्न उठे हैं, एक शिक्षक के रूप में उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है समाज के लिए, वो क्या कर सकता है, तो इस विषय में सोचिएगा जरूर। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये बात न केवल इंटरनेट तक रहे, सबके घर घर तक पहुंच सके। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।